Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नॉन वर्बल का है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। अब वर्बल रीजनिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके 2-3 टॉपिक रहे हुए हैं। लॉजिकल के 3 टॉपिक मैंने करा दिए, लॉजिकल रीजनिंग के, मशीन इनपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आज नॉन वर्बल उठा लेते हैं, हम नॉन वर्बल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो नॉन वर्बल में जो सबसे पहले हम टॉपिक उठा रहे हैं वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है। आप जो है 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर ये बता देंगे कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने आपके सर्किल हैं। ठीक है जी। बहुत ध्यानपूर्वक हमें सवाल को करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, वर्गों तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है जी, वर्गों तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना, ये आप हेडिंग बना लेंगे सबसे पहले। तो जो है इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछता है। वो क्या, या तो वर्ग पूछ ले कि वर्ग कितने हैं, आयत पूछ ले, या फिर त्रिभुज पूछ ले। ठीक है, लाइन वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि दी गई आकृति में कितनी लाइन है, तो वो अब कम पूछता है लाइन वाले। ज़्यादातर त्रिभुज के और आपके वर्ग और आयत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे, वर्गों तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना। जैसे वर्ग हमें किसी आकृति में इस तरीके से दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक वर्ग है और इसके अंदर ये लाइनें खींच के और वर्ग बना दिए गए हैं और पूछा जाएगा, ठीक, कि इसमें कितने वर्ग हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें तो ये कुछ आयत जैसे दिख रहे हैं, तो आयत नहीं है, वर्ग ही हैं, क्योंकि मैं इसको कोई मेज़रमेंट करके नहीं बना रहा हूँ। तो इसमें आपको बताना होगा कि कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। ठीक, तो ये जो आपका चित्र है, देखो एक सिंपल सा आपको तरीका बताऊँगा मैं आपको। ठीक, वो तरीका क्या है, उस तरीके को आपको समझना है और आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर लेकर आ जाएंगे। ठीक है जी, इसमें आपको कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 2 आपके चित्र बना दिए हैं और इन दोनों चित्रों में आपको जल्दी से बताना होगा कि इसमें आपके कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। ठीक है, जल्दी से कैसे बताएंगे। अब एक तरीका तो ये, इसको गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए, एक कंप्लीट हो गया 10, एक ये हो गया आपका 11, एक यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 12 13 14, यानी कि इसमें 14 आपके वर्ग हैं। क्लियर हो गया। अब इसको देखो, ये गिन के नहीं करने हैं सवाल आपको, हमें प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से क्वेश्चन करने हैं। ये जो दोनों चित्र मैंने बनाए हैं, ये दोनों चित्र किस फॉर्म के हैं, ये आपके m इंटू एम फॉर्म के हैं। m इंटू एम फॉर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि रॉ और कॉलम की संख्या बराबर है दोनों चित्रों में। देखो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है और 1 2 3 ही रो हैं। यहाँ पे इस चित्र में देखें 1 2 3 4 आपकी रो हैं, 1 2 3 4 ही आपके कॉलम। तो जब भी आपके रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी और उसमें क्या पूछा जाए कि वर्ग बताओ कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो उसको करने का तरीका क्या रहने वाला है, सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करना है। फॉर्मूला m इंटू एम प्लस m-1 यानी कि ये जो संख्या है एक किस फॉर्म का है, m इंटू एम फॉर्म का है। तो पहले m इंटू एम लिखेंगे, फिर एक एक घटाते चले जाएंगे, इस m में से भी, इस m में से भी, प्लस m-2 इंटू m-2 प्लस m-3 इंटू m-3, और लास्ट में जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक इस फॉर्मूले को आपको काम करना है। अब आप कहोगे कि इतना लंबा सवाल, तो ये तो फॉर्मूला कौन याद रखेगा। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको सीधा सा क्या काम करना है, m इंटू एम फॉर्म का है तो इसका m का स्क्वायर प्लस m-1 का स्क्वायर
प्लस m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि स्क्वायर ही तो बन रहा है। ये कब करना है? जब ये m इंटू एम फॉर्म का है। अब सीधा सा आपको क्या काम करना है, ये 3/3 का है, 3/3 का ही तो है। इस फॉर्मूला में आप पुट करते चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 0 आ जाएगा तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको काउंट कर लो। 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया 14। तो दी गई आकृति में जो आपके वर्गों की संख्या है वो कितनी है 14। समझ में आया कि नहीं? इस फॉर्मूले की मदद से सीधे यहाँ पे ये किस फॉर्म का है, ये भी m इंटू एम फॉर्म का है, जहाँ m क्या है आपका 4, तो ये 4 इंटू 4 फॉर्म का है। तो इसको क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस सबको ऐड कर दोगे तो इसमें वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो जब तुम इसे सॉल्व कर रहे हो तो कितना हो गया 16, 9, 4, 1, 16, 9, 25, 4, 29 और 1 30। तो इसमें जो वर्गों की संख्या है वो कितनी हो गई 30 हो गई। ठीक है, अब क्या मैं इतनी जल्दी इसमें गिन के वर्गों की संख्या निकाल सकता था क्या? नहीं निकाल सकता था ना। ठीक, अब इन्हीं क्वेश्चंस में अगर आयत की संख्या पूछने लगे, इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में आयत कितने होंगे, तो आयत का तरीका क्या होता है, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3, खानों को नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब इधर इसका टोटल करो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 कितना आया 6। ऐसे इधर इसका टोटल करो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। जो संख्या यहाँ आई, जो संख्या आई दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो 36 इसमें क्या हो गए आयत। इस तरीके से हम आयत निकालेंगे। क्यों? वर्ग भी एक क्या होता है आयत होता है, कि वर्ग भी क्या होता है आयत। ठीक, इस तरीके से जब तुम इसे काउंट करोगे ना तो ये 36 ही बैठेंगे। काउंट कैसे करना होगा, ये आपके 14 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके, तो ये आयत में ही आएंगे। उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ तक भी आयत बन रहा है, यहाँ से आयत बन रहा है, और ये पूरा, यानी कि इस पूरी लाइन में 3 आयत हैं। 3 ही इसमें मिलेंगे, 3 ही इसमें मिलेंगे। कितने हो गए 9। ऐसे 3 इधर 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए 18। तो जब तुम इसे पूरे टोटल को काउंट करोगे तो ये 36 आने वाले हैं। ठीक है, अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि इसको गिनने में समय लगाओ, सीधा फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ऐसे इसमें अब आयतों की संख्या आप आसानी से निकाल लोगे। नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इन सबको ऐड करो 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 10। इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो ये संख्या 10 आई, ये संख्या दोनों की मल्टीप्लाई 10 ढाई कितना हो गया आपका 100। तो इसमें 100 क्या है आपके आयत है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इन सवालों को करने के तुरंत बाद आपके मन में एक डाउट आ गया होगा, एक सवाल आ गया होगा तुरंत, क्या कि यहाँ तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये ऑपरेशन लगा के हमने क्वेश्चन को कर लिया। रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो फिर क्या करेंगे, तो उसको देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक, अच्छी बात है। अब देखते हैं जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तब क्या करना होगा जी। ठीक है जी, बड़े ध्यान पूर्वक समझते चलेंगे। जैसे कि मैं इस सवाल को मैंने हटा दिया है और ये वाला सवाल मैंने ले लिया है और इसकी ये लाइन मैंने मिटा दी। ठीक, अब ध्यान से जरा मुझे देख के ये बताओ कि ये अब क्या m इंटू एन फॉर्म का है कि नहीं है। m इंटू एन, यानी कि रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट हो गई। यहाँ ध्यान से हम देख रहे हैं कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम हैं। तो यहाँ पे संख्या डिफरेंट हो गई। सेम संख्या होती है तो हम उस तरीके से करते हैं जैसे हमने सीखा। यहाँ डिफरेंट हो गई है तो ये अब जो है आपका m इंटू एम फॉर्म का बन गया, m इंटू एन फॉर्म का। तो तरीका सेम वही रहना है। यहाँ पे दोनों बार m चल रहा था तो यहाँ पे एक m की जगह n रखते चले जाओ, m इंटू एन, m माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, m माइनस 2 इंटू एन माइनस 2, प्लस जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए। तरीका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में। वहाँ दोनों जगह m था तो हम क्या कर रहे थे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे थे क्योंकि स्क्वायर ही बन जाएगा। अब यहाँ m इंटू एन की फॉर्म में लिखा जाएगा और एक एक घटाते चले जाएंगे। m इंटू एन, m माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, m माइनस 2 इंटू एन माइनस 2, m माइनस 3 इंटू एन माइनस 3, जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए। इस तरीके से फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब ये m इंटू एन फॉर्म, इसका मतलब ये आपका 4 इंटू 3, 4 कॉलम 3 रो। ठीक है, या 3 इंटू 4 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 4 लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी आप इसको m को जो है 3 मान लो और n को 4 मान लो और मुझसे कहने लगो सर आपने तो 4 इंटू 3 माना है, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है जी, तो m इंटू एन,
m क्या हो गया यहाँ पे आपके कॉलम हो गए और n क्या हो गया यहाँ पे रो हो गई। ठीक, तो ये 4 × 3 का है तो यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाओ। 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस एक एक घट रहा है, अब इसमें से एक घटा है, अब इसमें से एक घटेगा तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 0। अब ये वैल्यू 0 बन गई, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, ये 12 6 2 0, 12 6 18 2 कितना हो गया 20। तो इसमें आपके 20 क्या हैं वर्ग हैं। क्या इतनी जल्दी आंसर गिन के आ सकता था इस सवाल का? बिल्कुल नहीं आ सकता था। अब आप कहोगे कि आयत कैसे निकलेंगे? आयत का सेम वही तरीका, नंबरिंग कर दी, इधर नंबरिंग कर दी, ऐड करो 4 3 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। ये संख्या और ये संख्या दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 10 × 6 यानी कि 60 इसमें क्या हो गए आयत। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, इसी तरीके का एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे कि आपका ये आ जाए यहाँ पे, ये इसमें आपको वर्ग और आयत दोनों बताने हैं। वर्ग और आयत अब आसानी से बता दोगे। ये कितने कितने का y कितने का हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5/4 का है। ठीक है, 5 कॉलम है 4 रो है, 5/4 का। सेम यही तरीका लगाएंगे, सेम यही तरीका लगा के मेरे से पहले आंसर आ गया होगा। मैंने तो अभी केवल सवाल लिखा है, मेरे से पहले आपने आंसर कर लिया होगा। लेकिन अगर इसको गिनने बैठो क्या आंसर आ जाएगा इतनी जल्दी? नहीं आएगा। देखो 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, अब ये 0 हो जाएगा आगे को, 1 × 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, ऐड कर दो 20 12 32 38 और 2 40। तो 40 आपके क्या हो गए वर्ग इस वाले चित्र में। आयत पूछे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इधर ऐड करके हमने इधर ऐड किया तो कितना मिला 10। अब इधर ऐड करो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। अब यहाँ संख्या 10 यहाँ 15, दोनों की मल्टीप्लाई 15 × 10 कितना हो गया 150। तो 150 इस आकृति में क्या है आयत। अब 150 आयत अगर गिनने जाओगे तो मुझे लगता है कि एक आधा घंटा 1 घंटा तो इसमें लगा दोगे, इतना समय थोड़ी ना मिलता है। तो ये तरीका ध्यान रखेंगे, ये कब लगना है जब आपकी रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो। ठीक है जी, और जब आपकी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आप जो है उस तरीके से करेंगे जैसे कि मैंने बताया था। रो और कॉलम की संख्या जब बराबर होगी m × m का फॉर्म का होगा तो m² प्लस m-1 का स्क्वायर प्लस m-2 का स्क्वायर, इस तरीके से, यानी कि 1 तक स्क्वायर लिखते चले जाओ। ठीक, फार्मूला उसी से बना है, ये भी क्लियर हो गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगले सवाल में हेडिंग डाल लेंगे सर्किल की संख्या ज्ञात करना, यानी कि आप वृत्तों की संख्या ज्ञात करना कि दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं, वो हेडिंग बना लेंगे। अगला हेडिंग क्या डाल लेंगे, वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है जी, अभी तक हमने सीखा वर्गों तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना। आप हेडिंग डाल लेंगे वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि इस तरीके से आपके सर्किल बने हुए आ जाएंगे। ये इसमें आपको बताना होगा कि दी गई आकृति में कितने सर्किल हैं, कितने सर्किल हैं। तो इसका तरीका तो वही है, सीधा काउंटिंग करके करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कितने हो गए आपके 9 सर्किल हो गए। ये आपका आंसर हो गया। इसका और कोई तरीका नहीं है, इसमें तो सीधे आप काउंट करके ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आपका ये आ सकता है, इसमें इस तरीके से बन के आ जाए ये, तब भी इसमें आपको इसी तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया 7। वैसे सर्किल पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आते हैं क्वेश्चन वो वर्ग आयत और आपका त्रिभुज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वृत्त में क्या बनता है वो उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। वो वृत्त से रिलेटेड ही था। इस तरीके से एक आपका क्वेश्चन था, ये इस तरीके से
ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि इस चित्र में अगर इस चित्र को रंग करना पड़े, इस चित्र में जितने भी खाने हैं अगर इसको कलर करना पड़े, यानी कि दिए गए चित्र में रंग भरने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी यदि पास की सतह एक जैसे रंग की ना हो। सवाल ये था, ऑप्शन थे इसके 6, 3, 5, 8। ठीक है। अब इस सवाल में ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था कि ये चित्र दिया हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है कि दिए गए चित्र में रंग भरने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, और कंडीशन ये है कि यदि पास की सतह एक जैसे रंग की ना हो, दो सतह पास की एक जैसे कलर की नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम कितने कलर की आवश्यकता होगी, तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का प्रयास करना और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आंसर देखना। ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, कितने कलर की आवश्यकता होगी कम से कम, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, और पास की सतह एक जैसे कलर की नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 रंग चाहिए केवल इसको कलर करने के लिए। अब कैसे, देखो यहाँ पे मैंने मान लिया लाल कलर, 3 कलर ले लिए मैंने, एक तो लाल, एक नीला और एक आपका पीला। ठीक, तो लाल ये हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पीला मान लिया या नीला मान लो, फिर यहाँ लाल आ जाएगा, फिर यहाँ पीला आ जाएगा, फिर यहाँ लाल आ जाएगा, फिर ये पीला हो गया, ये लाल हो गया, ये पीला हो गया। अब 2 ही कलर से ये बाहर वाली सरफेस कलरफुल हो गई कि नहीं हो गई, और आसपास की सतह कोई कलर एक जैसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, लाल पीला चलता आ रहा है। क्लियर है। अब इस वाले बीच वाले सेक्शन में पूरा आप कौन सा नीला कलर कर दो, कर दिया नीला कलर। फिर से इस वाले में क्या करोगे, इसमें फिर से लाल, इसमें आपका क्या हो जाएगा पीला, लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला। ठीक है। फिर यहाँ नीला कलर आ जाएगा, यहाँ कोई सा भी कलर कर दो, नीला कर दो या लाल कर दो, तो आसपास की कोई भी सतह पर एक जैसा कलर नहीं, और कम से कम कितने रंगों की जरूरत हुई, 3। इस तरीके से समझ में आया, एसएससी में पूछा हुआ सवाल था। ठीक है जी। चलो, तो ये व्रत पे आधारित क्वेश्चन ये इस तरीके से बनते हैं। अब क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं अब जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो हेडिंग बना लो जल्दी से, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी, कि दिए गए चित्र में कितने ट्रायंगल्स होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो उसको देख लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना है आपको। इस तरीके से आपको ये चित्र बने हुए होंगे, इसमें आपको बताना होगा कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जैसे कि इस तरीके से आपके चित्र बने हुए हैं, और क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है। ध्यान से इन चित्रों को आप भी साथ साथ बनाते चलें, और नहीं बना रहे तो आप इनके आंसर करते चलें। आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उन्होंने तो आंसर कर भी लिए होंगे। इस तरीके से ये बन के आया है आपका, ये चित्र है। इसमें बताना है कि इन दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज हैं। कैसे करेंगे आप, देखो ये तो आसान है, इसमें तो सीधा दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज है। दिए गए चित्र में कितना हो गया, 1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने हो गए, यहाँ तो हम आसानी से गिन भी सकते हैं, 1, 2 और 1 ये कंप्लीट कितना हो गया, 3। लेकिन अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का आएगा, तो थोड़ा गिनने में कठिनाई होगी। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है, ये वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से जितनी भी लाइनें आधार पर खींची जाती हैं, जितने भागों में त्रिभुज को बांटे उसको नंबरिंग कर दो। 1, 2, 2 भागों में बांटा। अब ये जो नंबरिंग करी इनको जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3। जब हमने गिने थे क्या 3 ही आए थे, क्या 3 ही आए थे। ऐसे इसमें करना है आपको 1, 2, 3, 3, 2, 5 और 1, 6।
ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है आपको 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10 ऐड करना है सबको नंबरिंग करके। तो इसमें कितने हो गए आपके 10 त्रिभुज हैं, इसमें आपके 6 हैं, इसमें आपके 3 हैं। और अगर तुम इसमें गिनने बैठोगे तो समय लगा के देख लेना और इस मेथड से समय लगा के देख लेना, जिसमें कम समय लगे उसे फॉलो करना। गलत कोई मेथड नहीं है। मैं आपको कह दूं कि ये इस तरीके से कुछ लोग गिन के बताते हैं तो गलत बताते हैं, गलत नहीं बताते, बस समय का खेल है, ठीक। उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो इसमें आपके कितने हो गए 15। अब यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो प्रॉपर्टी वही लगनी है। दो त्रिभुज हैं इसमें ABC और ADE, इस तरीके से ADE और ABC। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ADE में, AD और E में नंबर करो 1 2 3 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। क्लियर है। अब ABC में नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 15 ये 6 ये थे तो कितना हो गया 15 + 6 यानी कि आपके इसमें कितने ट्रायंगल हो गए 21 ट्रायंगल हो गए। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो 3 4 5 यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज थोड़ी है जो आपने काउंट कर लिया, तो मैं इस आकृति को त्रिभुज नहीं ले रहा, मैं तो इस बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ से लेके और यहाँ तक इसे पूरा त्रिभुज मान रहा हूँ। कभी आप इसको इतने से भाग को त्रिभुज मानने लगो, यहाँ से लेके इस पूरे भाग को काउंट किया जा रहा है ये इस तरीके से, ठीक। कभी यहाँ से लेके यहाँ तक मानने लगो तो कितने हो गए टोटल 21 ट्रायंगल हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके आंसर भी यही आए होंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ यही आंसर आए थे और बहुत जल्दी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इन तरीकों को अपने ध्यान में रखना है, इन्हीं तरीकों के बेस्ड आपके आंसर होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं, जैसे कि नेक्स्ट आकृति देखेंगे। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसको इस तरीके से चित्र बनाते चलें साथ साथ, और नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ अगर चित्र नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को देखते रहें, ठीक। लेकिन अगर नोट्स आपके प्रॉपर बने हुए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इन दी गई आकृतियों में आपको बताना है कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है जी। तो पहले वाली इस आकृति में कितने दिखाई दे रहे हैं 1 और 2। इसको ऐड नहीं करना, हर चित्र को हर क्वेश्चन को करने की अलग प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी नहीं होगी। कभी एक सही लगा के सारे आंसर, कभी 2 + 1 3 करके आ जाओ। इसमें 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं क्या, इसमें सीधे सीधे 2 दिखाई दे रहे हैं, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ कितने होंगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अगर इसको गिनने जाएंगे और नंबरिंग से करेंगे तो बहुत, देखो अगर मैं इसको गिनने जाऊँ तो 4 तो ये हो गए छोटे छोटे, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, 2 ये हो गए, एक ट्राइंगल ऐसे ही आपका ये हो जाएगा और एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, 4 ये हो गए, 4 ये थे 8। और फिर उसके बाद एक ट्राइंगल आपका कौन सा बनेगा, कोई सा नहीं, तो इसमें आपके 8 ट्राइंगल हैं गिनने से। 4 तो छोटे छोटे, एक ट्राइंगल आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक ट्राइंगल आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। ऐसे ही एक ट्राइंगल ये, एक ये, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 गिनने से। और समय देख लेना कितना लगा। आपको क्या करना है, सीधा इस तरह की अगर वर्ग के अंदर या आयत के अंदर इस तरीके से विकर्ण मिले हुए हैं तो जितने सेक्शन में उसको डिवाइड किया उसको नंबरिंग करो, जो सबसे बड़ा नंबर आए उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। हर क्वेश्चन को करने की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो 4 दूनी 8, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके 8। अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6 × 2 कितना हो गया 12 12। अगर यहाँ बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा के आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप ये कह रहे होंगे कि इतने आसान सवाल एग्जाम में थोड़ी ना पूछे जाते हैं जो आप करा रहे हो हमें, तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे वो चीज़ हमें सीखनी है। क्या, देखो अभी देखते हैं उसको भी, ठीक है। अब ये मत कहना कि इतने आसान सवाल थोड़ी ना आते हैं एग्जाम में। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने आता हूँ उस तरीके के तो आते हैं। देखो हमने 2 प्रॉपर्टी सीखी, इनको ध्यान से सीखना। एक तो ये सीखी, जब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली रेखा पे
जो लाइनें जितनी भी खींची जाती हैं जितने भागों में डिवाइड करो उसको नंबरिंग करके ऐड कर दो, 3 त्रिभुज इसमें मिलेंगे। और एक प्रॉपर्टी अभी ये सीखी, वर्ग या आयत को जितने कोने या विकर्ण डिवाइड कर रहे हैं उसको नंबरिंग कर दो, और जो सबसे बड़ा नंबर आए उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 8 त्रिभुज इसमें 3 त्रिभुज। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की मदद से क्वेश्चन कितनी आसानी से होगा वो आपको समझना है। देखो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक, 2017 में पूछा गया था या 2016 में, ऐसे ही पूछा गया था। देखो चित्र को ध्यान से बनाते चलना साथ साथ, अगर नोट्स बना के चल रहे हो तो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ इन चित्रों को, ठीक, इस तरीके से ये चित्र था आपका। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की मदद से कैसे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा वो आपको देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये एसएससी CHSL 2017 या 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब जल्दी से इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो हमें देखना है। 2 प्रॉपर्टी सीख रखी है हमने, ये दोनों इनका प्रयोग करके जल्दी से आंसर कैसे आएगा वो आपको समझना है, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। ऑप्शन इसके इस तरीके से थे आपका 25, 26, 28, 29, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन थे। अब कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा, मेरे से जल्दी आ गया होगा, चित्र बनाते ही आ गया होगा जिन्होंने पहले कर रखा है, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, जो पहले तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक बार जब वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? अब ये गिनने अगर जाओगे तो कितना समय लगेगा, खुद सोचो। हमें समय बचाना है, समय कैसे बचेगा? इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लगा के। अगर मैं ये बात करूँ यहाँ से यहाँ तक ये जो चित्र आपका बन रहा है ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक ये जो चित्र बन रहा है, क्या ये नहीं है वर्ग? इसको इस तरीके से घुमा दिया गया है, बीच में लाइनें खींच दी गई हैं, तो इसमें आपकी आकृति में कितने मिलेंगे? 8। इसमें कितने मिलेंगे? 8। नंबरिंग जब करोगे आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए। अब ये जो चित्र आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है और शीर्ष से लाइन खींची, ये चित्र ऐसे बन रहा है, शीर्ष से लाइन खींच रही है, और ये त्रिभुज बन रहा है शीर्ष से सामने वाले, यानी कि ये 3 त्रिभुज बन के आ रहे हैं, ये। तो इसमें कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसमें भी कितने मिलेंगे? 3, और इसमें भी आपको कितने मिलेंगे? 3, ठीक है। तो आंसर ये नहीं कि इन सबको जोड़ दिया आंसर आ गया। 8 8 16 और 9 25, कभी 25 आंसर लगा के आ जाओ कि प्रॉपर्टी सीखी आंसर हो गया 25। रुकना है। रुकना क्यों है? कि जब 2 आकृति आपस में जुड़ेंगी तो छुपे हुए चित्र और ढूंढने पड़ेंगे। अब इतनी जल्दी उससे आंसर नहीं आएगा। छुपे हुए कैसे? देखो यहाँ से ये वाली आकृति इस त्रिभुज से जुड़ी हुई है, तो ये एक चित्र बना, यहाँ से एक बेस बना, इस बेस पे एक ट्राइंगल ये छुपा हुआ था, ठीक। ऐसे ही इस बेस पे जब ये दोनों आकृति जुड़ी, इस बेस पे ये वाला ट्राइंगल आपका बना, ठीक है। तो 2 ये हो गए, ठीक। उसके बाद एक बेस ये बन रहा है, इस पे एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है इधर को इस तरीके से, और एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, तो 2 ये हो गए। तो 25 ऑलरेडी आ चुके थे, 4 ये हो गए, तो 25 + 4 कितना हो गया आपका? 29। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका? 29, ठीक है। अब इतनी जल्दी क्या गिन के आप कर सकते हो इस सवाल को? बोलो, इतनी जल्दी गिन के क्या इस सवाल को किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसलिए ज़रूरी हैं, और ये नहीं है कि प्रॉपर्टी लगा के ही आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगा के एकदम से आंसर नहीं आएगा, आपको छुपे हुए ट्राइंगल ढूंढने होंगे और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 चित्र तो हो गए इसके जैसे, तो इसमें 8 मिलेंगे, इसमें 8 मिलेंगे, और ये त्रिभुज के जैसे चित्र ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 ये हो गए, और 16 ये हो गए, 25 तो आ गए। ये आंसर नहीं है। छुपे हुए ट्राइंगल हमने देखे, तो इस बेस पे एक ट्राइंगल ये बन रहा था। जब 2 आकृति आपस में जुड़ेंगी ना तो ट्राइंगल जरूर फॉर्म होगा, ठीक। ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये चित्र और ये चित्र, यानी कि ये दोनों जब आपस में जुड़े तो ट्राइंगल फॉर्म हुआ क्या? ये इस बेस पे एक ट्राइंगल ये मिला, एक ट्राइंगल इधर मिला था, तो 2 ये हो गए। ऐसे इस वाले बेस पे एक ट्राइंगल ये मिला और एक ये मिला, तो 2 ये हो गए। तो टोटल हमने किया कितना हो गया? 29। ये नहीं कि आप जो है एकदम से 25 लगा के, इन प्रॉपर्टी लगा के और 25 लगा के आ जाओ आंसर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो अभी इसके अगले पार्ट में मिलेंगे और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आप जो है ये देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे आधारित होंगे, जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आएगा जो बहुत बार पूछा भी गया है आपका एग्ज़ाम के अंदर। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये वाला, इस तरीके से,
ठीक है। तो इसको करने का तरीका जल्दी से क्या होता है, तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो तब तक उसका इंतज़ार करें और इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।